छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गौरी, अब छोटे मिट्ठू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा अच्छा कालू, जल्दी करो, झील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है, जो सीधा जाकर गोरी कवि के पाँव में लगता है। गोरी कवि और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गोरी कवि नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। गौरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गोरी कवि को वहाँ छोड़कर पानी लेने चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी, उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कवि को देखकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वापस अपने घर जाती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। नहीं गुड़िया बेटी, एक कवि बहुत मुसीबत में है, मैं अभी उसकी मदद करने जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर गोरी कवि के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। रानू चिड़िया गोरी कवि के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कवि, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम घर जा सकती हो। रानू चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो, मैं घायल हूँ, भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ। चिड़िया, आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया गोरी कवि से कहती है, ठीक है कवि, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं, जाते समय मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी कवि के पास आता है। गौरी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। अरे गौरी, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने की? कालू, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है। अब कालू, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। गौरी, मगर वो कैसे? कालू, बस तुम बेरी के पेड़ पर मेरा बैठकर इंतजार करना, मैं वहाँ रात को आऊंगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढती है तो वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कवि की मदद न करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर वो घायल थी और दर्द में थी। रानू चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और गोरी कवि के पास आती है। गोरी कवि, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश और भी तेज होने वाली है। गोरी कवि उड़ती है, वो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर ले जाती है, मगर रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो जिस कवि की मदद कर रही है वो बहुत बुरी है। मम्मा, ये कवि कौन है? गुड़िया बेटी, ये वही कवि है जिसके पाँव में चोट लगी थी, मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मम्मा, मगर आप तो कहती हैं कि कवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कवि बहुत बुरे होते हैं, मगर ये कवि घायल है और मुसीबत में है। गोरी कवि गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं बुरी कवि नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ, मैं तो सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। रानू चिड़िया गोरी कवि को अच्छा भोजन देती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को नया घोंसला देती है और खुद अपनी बेटी के साथ पुराने घोंसले में सो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। आधी रात को गोरी कवि उठ जाती है। वो चुपके से गुड़िया को उठाकर वहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बुरी कवि आंटी, मुझे छोड़ दो। मगर गोरी कवि तेजी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है। ये गौरी की बच्ची खुद चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। अब
अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ। तभी कालू कौवे को गोरी कौवे के उड़ने की आवाज आती है। आ गई, मेरी पत्नी आ गई। कालू जी, मैं अकेली नहीं आई, देखो देखो, मैं तो साथ में शिकार भी लाई हूँ। हाँ गोरी, अब हम ये छोटी चिड़िया चील को बेच देंगे और फिर जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गोरी, वो देखो सामने एक पेड़ की खोखर। हम दोनों चलकर वहाँ बैठ जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। आंटी, गोरी आंटी, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी। प्लीज आंटी, मुझे छोड़ दे। कोई बात नहीं गुड़िया, वो चील आंटी भी तुम्हें मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवा और कौवी गुड़िया को पेड़ से बांधकर पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो तुम? और वो घायल कवि भी नहीं है, मैं धोखे में आ गई। वो काली कवि मेरी बेटी को उठा कर ले गई। रानू चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो आप? कालू कौवा और गोरी कौवी पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जैसे ही सांप की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों को जाकर डस लेता है। मर गया गोरी, मर गया, मुझे सांप ने डस लिया है। कालू, मुझे भी सांप ने डस लिया है, मुझे बचा लो कालू। तुम दोनों मरोगे और मेरा भोजन बनोगे। गुड़िया भी सामने ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सांप दोनों कौवों को मार देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम आधी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? कबूतर भैया, वो दुष्ट कौवे मेरी गुड़िया को उठा कर ले गए। मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया बहन, जब मैं आज भोजन लेने गया तो कालू कौवे को बेरी के पेड़ पर देखा था और जब मैं वापिस आ रहा था वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। चलो चिड़िया बहन, बेरी के पेड़ के पास चलकर देखते हैं, हो ना हो उन दोनों की ही साजिश होगी। फिर रानू चिड़िया और कबूतर दोनों बेरी के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा जल्दी चलिए, यहाँ बहुत बड़ा सांप है जिसने दोनों कौवा और कवि को खा लिया है। फिर मामा चिड़िया और कबूतर दोनों गुड़िया को आजाद करते हैं और साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती। नदी पर बैठी हरियाली तोती अपने मेकअप की चीजें देख रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। हरियाली, ये तुमने लाल रंग की लिपस्टिक कहाँ से ली है? ऐसी लाल लाल लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे पति ने ला कर दी है। मुझे भी ये लाल रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे और लाल लाल पंख और ये लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है और एक मेरा कालू है कि एक दाना भी लाकर नहीं देता, सारा दिन सोया रहता है। गोरी कौवी गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, एक तुम यहाँ सोए हुए हो और उधर हरियाली मुझे अपने मेकअप की तरह तरह की चीजें दिखाकर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी मुझे ला कर दो। मैं लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी लेनी है। कालू कौवा घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो ना थे। वो सीधा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा है, चलो वो खा कर आते हैं। पति जी, मैं अपनी चीजें अलमारी में रख दूं। हरियाली तोती अपनी चीजें अलमारी में रखकर वहाँ से चली जाती है। चली गई तोती, चली गई। अब मैं इनकी लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा घर में जाकर हरियाली तोती की लाल लिपस्टिक चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आज गोरी कौवी बहुत खुश थी, उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहा करो। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ।
अब ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि हरियाली तुम्हारी लिपस्टिक देख ले और उसे तुम पर शक हो जाए। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाता है। उन्हें देखकर गोरी कभी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? कुछ नहीं, मुझे बस मिठू तोते से शर्म आ रही है। मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कभी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लगी हुई लिपस्टिक देख लेती है। मेरी लिपस्टिक! मिठू जी जल्दी घर चलो। मिठू और हरियाली जल्दी से घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में ना थी। मिठू जी, वो कभी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई है। वो कभी हमेशा चोरियां करते हैं। अब हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर का सब कुछ चुरा लेंगे। अगले दिन मिठू तोता हरियाली को नेल पॉलिश ला कर देता है। अब किसी तरह से गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर आएगी वो चुराने और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। हरियाली तोती नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने ये नेल पॉलिश विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये लेकर ना देता। गुस्से में गोरी कभी घर चली जाती है। कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, मुझे वो बहुत पसंद आई है। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मिठू जी, आज वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं यही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर मिठू तोता एक बड़ा डंडा लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। यहाँ बैठ के पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गोरी कभी मिठू के घर में जाती है। हरियाली के घर में जाकर उसकी नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी आ जाते हैं। जैसे ही गोरी कभी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। मम्मा, मैं तो यहाँ हरियाली मिलने आई थी तुमसे। मिलने आई थी जो मेरी पत्नी की नेल पॉलिश चोरी कर। मगर कालू कौवा तो आराम से घर में सो रहा था। गोरी कवी और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कवी की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है? आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कफी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ?
ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कौवे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला था कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर ऊपर ले जाती है और कालू कौवे को पहाड़ों पर गिरा कर मारती है। कालू कौवे के पंख टूट जाते हैं। बेशरम कौवे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि तुम बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल करूँगी मैं सबका। चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरे कालू जी, ये आपका पंख किसने तोड़ दिया? गोरी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। लगता है आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे किसी समय भी मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी। पहले भी तो आप कई बार बीमार होती हैं, तब भी तो आप ठीक हो गई थी ना मम्मा। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी, तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ की ममता की जरूरत है, मगर तुम पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बेटी। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। बेटी, ये जंगल बहुत जालिम है, शायद यहाँ तुम्हारी कोई मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा मेरी बेटी। अगर तुम कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानो चिड़िया लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक खामोश हो जाती है। माँ बोलो ना। बेटी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए, और जब हम बड़े हो जाएंगे
तो हमारी मम्मा उठ जाएंगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। ऐसे रानो की बड़ी बेटी ये मान लेती है कि उसकी मम्मा अब नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं अभी जाती हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था जब मैं जाऊँ तो अपने छोटे भाई से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ओके दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी बहन भोजन की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया कालू कव्वे के पास जाती है। कालू अंकल, मेरी मम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे दाना लेने के लिए? हमारी उड़ान बहुत तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकती, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ आना अच्छा नहीं रहेगा। तुम तोते के साथ चली जाना। फिर रानो की बेटी तोते की तरफ चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है, उसे भूख लगी हुई है। मुझे दाना लेने जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जरूर ले जाता, मगर मेरे पास दाना है। आज मुझे आराम करना है, तुम अकेली ही चली जाओ। हर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और गुड़िया नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगी। मैं अपनी माँ की बहादुर बेटी हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देती है। आज गुड़िया की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे ये बात आज ही मालूम हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। गुड़िया का उड़ते उड़ते ध्यान कभी अपने भाई की तरफ जाता कि वो कहीं घोंसले से न गिर जाए, मगर जब वो वापसी का सोचती तो अपने भाई की भूख याद आ जाती। इसी चिंता में वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं पास में ही गुड़िया को कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। वो जल्दी से कुछ दाने उठाती है और अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। दीदी, आपने इतनी देर कर दी आने में। पता है मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने भाई के लिए मकई के दाने लाई हूँ। आपको पसंद है ना मकई के दाने? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है। आज गुड़िया पहली बार अपनी माँ के बगैर अपने भाई के लिए दाने ढूंढ लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख अपने ऊपर ले लूंगी। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और गुड्डू बड़ा हो गया। गुड़िया ने गुड्डू को बहुत प्यार से पाला था। गुड्डू भैया, आज फिर आप कव्वों के पास गए थे ना? पता है मम्मा ने मुझे भी कव्वों के पास जाने से मना किया था। दीदी, आप बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूँगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा देख सकता हूँ। गुड़िया खामोश हो जाती है, मगर गुड्डू की दोस्ती कव्वों से हो गई थी। वो घर से निकलते ही उन कव्वों के पास चला जाता। सुनो कालू जी, देखा कितना प्यार है उस गुड़िया और गुड्डू में। हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालने से। कोरी, वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? गुड्डू बता रहा था कि गुड़िया उसे हमारे पास आने से मना करती है। क्यों ना कालू जी, इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई कराई जाए। फिर गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। खाओ खाओ गुड्डू, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम गुड़िया के सहारे जिंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब तुम गुड़िया से कहो कि जो दाना तुम लाओगी वो हम इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम भी अब बड़े हो गए हो, मगर वो गुड़िया हमेशा तुम्हें बड़े होने का रौब डालती रहती है। बात तो आपकी ठीक है आंटी, अब मैं भी बड़ा हूँ। कालू की पत्नी ऐसे गुड्डू को भड़काती है। गुड्डू बेटा, ये दाना यहाँ से ले जाओ और जाओ बताओ अपनी बहना को कि तुम भी अब बड़े हो गए हो। फिर गुड्डू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ हम अपना दाना अब बांट कर खाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होते की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। भैया,
तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। दीदी जो भी समझो, लेकिन मैं तो दाना अकेला ही खाऊंगा। फिर गुड़िया खामोश हो जाती है। गुड्डू, बहुत मुश्किल से मानी होगी तुम्हारी दीदी। हाँ, मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने जिद की तो चुप कर गई। हाँ गुड्डू, खामोश तो होना ही था। उसे तो पता है कल को ये घोंसला उसी का होना है। भला तुम कहाँ जाओगे जब गुड़िया तुम्हें अपने घोंसले से निकाल फेंकेगी? मगर गुड़िया ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम डट जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें निकाले, आज ही तुम उसे जाकर निकाल दो। गौरी आंटी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो पूरी तरह से गौरी कवि की बातों में आ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गौरी, भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? कालू, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा करते हैं। मिलना तो कुछ नहीं, मगर मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। गौरी, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। तो कालू जी, क्यों ना काम जारी रखूं मैं अपनी माँ का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। गुड्डू, क्या हुआ? क्या फैसला किया है? तुम गुस्से में क्यों हो? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। गुड्डू भैया, शर्म करो। ये तुम क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुंचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। अब ये माँ कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। भैया, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है भैया, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखे जा रही थी। माँ, तुमने कहा था ना, जब कभी दुखी हो ना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, मगर मैं कभी घबराई नहीं। मैंने बहादुरी से किया हुआ वादा आपसे पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो। माँ, मुझे रोने दो आज। आंटी, मैंने कर दिया, आपने सच ही कहा था। घोंसले के नाम पर गुड़िया मुझसे लड़ने लगी, मगर मैंने भी गुड़िया को घर से निकाल ही दिया। अरे वाह गुड्डू, मजा ही आ गया। अब कहाँ बैठ रहे हो तुम? चलो भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या आंटी, क्या हुआ आपको अचानक से? जाओ गुड्डू, जाओ, अब यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं। भाग जाओ यहाँ से। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो कव्वों के कहने पर उसने अपनी बहन के साथ किया। वो जल्दी से अपनी बहन को ढूंढने के लिए भागता है, मगर गुड़िया शायद अब बहुत दूर निकल गई थी। इसे जगाओ, मेरे साथ काम पर जाए, हर समय सोया ही रहता है। कालू, तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता। अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा कर लेगा काम। बिगाड़ रही हो तुम, अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा नहीं रहेंगे जग्गू के साथ। चलो चलो जग्गू, उठो, मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा, पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस सब तेरे पीछे पड़ गया है मेरे बेटे। जग्गू, तू चला जा। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर काम पर जाता है। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। कालू कौवे का धंधा इतना तो चलता था कि उसका घर चल सके। कढ़ाई में घी डालो जग्गू। बाबा, मैं कढ़ाई में घी डालकर चला जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। इस बात पर कालू कौवा अपने आवारा दोस्तों के साथ? अब तुम कभी भी उन्हें मिलने नहीं जाओगे। मारा, आपने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा, बाबा ने मुझे मेरे पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गौरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है। कालू कौवा गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था, जब गौरी कौवी पीछे से ये क्या हो गया पति जी? मैं तो आपसे बात करने आई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा पंख।
मेरा पंख। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मर जाता है। हाय, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। हाय। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गौरी बहन, ये क्या हुआ? कालू कौवा कैसे मर गया? गौरी, ये कालू कढ़ाई में कैसे गिर गया? मैं घर से आई तो कालू पहले ही कढ़ाई में गिरा हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से निकाला अपने कालू जी को। मर गया मेरा कालू। मेरा पति कालू मर गया। मुझे छोड़ गया, मुझे विधवा कर गया मेरा पति। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ भी था वो अब सब खत्म हो गया था। गौरी कवि के पास अब अपने बेटे को देने के लिए भी कुछ ना था। जग्गू बेटा उठो, अब जाकर कोई धंधा करो, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले बाबा तंग करते थे, अब आप तंग करने लगी हैं। मुझे सोने दें, मुझसे नहीं होता ये काम धंधा। कालू, तुम सच कहते थे, मैंने इसे अपने हाथों से ही बिगाड़ लिया है। गौरी कवि अपने पति की बातें याद कर रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू कौवा उठकर निकल जाता है। यार उल्लू, पहले हर समय बाबा पीछे पड़े रहते थे और अब मम्मा हर समय पीछे पड़ी रहती है कि काम करो, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। तुम घर छोड़ दो, हम दोनों दोस्त मिलकर साथ वाले जंगल चलते हैं। वहाँ बहुत फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोनों दोस्त। हाँ दोस्त, मुझे वहाँ कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। शाम तक गौरी कवि अपने बेटे का इंतजार करती है। जब शाम तक जग्गू कौवा घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी लौट कर नहीं आता। गौरी, जब कालू जग्गू को समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी, अब तुम्हें उसकी सजा तो भुगतना होगी। वो अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। फिर गौरी कवि रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अगर गौरी कवि ने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो वो आज उसे छोड़कर ना जाता। मगर अब समय गुजर चुका था और गौरी कवि बाकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजारती है। मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला था। कालू जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गौरी कवि के आंसू देखकर जंगल के सभी पक्षी उसे नफरत से देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कवि बहुत मनहूस है। जिस भी कवि से शादी करती है वो दूसरे दिन मर जाता है। अब तक इस कवि के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ कि कवि को चीलों के हवाले कर देते हैं। नहीं मिठू जी, ये कवि तो बहुत मनहूस है, अगर चीलों ने इसे खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। जंगल के सभी पक्षी गौरी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर गौरी कवि अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चलो चले यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो कहीं हम भी ना मर जाएं। मनहूस कहेगी, मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी, ऐ ऊपर वाले, मैं जब भी शादी करती हूँ तो मेरा पति न जाने क्यों मर जाता है। क्या मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा? एक दिन गौरी कवि जंगल से जा रही थी तो वो एक बुलबुल के बच्चे को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर गौरी कवि उसे कुछ फल लाकर देती है, लेकिन वो फल जहरीले थे, जिसे खाने के बाद बुलबुल के बच्चे की मौत हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये बच्चा तो मर गया। बेटा उठो, वरना जंगल वाले मुझे फिर से मनहूस कहेंगे।
तभी वही बुलबुल आ जाती है। अरे मनहूस कवि, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा तो मर गया। क्या कवि, तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया? मनहूस कहीं की। बुलबुल बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बस उसे कुछ फल ला कर दिए थे। मनहूस कवि, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तो उसे भी खा गई। मनहूस कहीं की। बुलबुल को रोता सुनकर जंगल के पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बुलबुल, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये काली कवि, ये मनहूस कवि ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हमें इस मनहूस काली कवि को जंगल से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये हम सबको भी ऐसे ही खा जाएगी। हाँ मिठू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस काली कवि को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल से निकाले जाने पर गोरी कवि नदी के किनारे पर जाती है। लगता है जंगल के पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मनहूस हूँ। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से मेरा मर जाना ही अच्छा है। मेरे मर जाने से मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी से रहेंगे। मैं पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही गोरी कवि छलांग लगाने जाती है तो वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। क्या हुआ कवि, भरी जवानी में क्यों डूबने जा रही हो? मौसी, मुझे मरने से मत रोको, मुझे मर जाने दो। कवि, ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? जंगल के सभी पक्षी मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। कवि, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या मौसी, तुम्हें भी सब मनहूस समझते थे? हाँ कवि, मगर मैंने मुसीबत का सामना किया। तुम भी मुसीबत का सामना करना सीखो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मीनू मौसी की बातें सुनकर गोरी कवि ने मुसीबतों से लड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारी बात ठीक है मौसी, अब मैं मरूंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी। ये हुई ना बात, अब हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगी। फिर मीनू मौसी और गोरी कवि कुछ दिन साथ रहती हैं। एक दिन एक कौवा मीनू मौसी के पास आता है। मीनू मौसी, ये कौन है? डरो नहीं गोरी, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी तुम्हारी तरह बहुत दुखियारा है। मीनू मौसी, ये कवि कौन है? फिर मीनू मौसी गोरी कवि के बारे में सारा बताती है। अच्छा मीनू मौसी, ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। एक बात पूछूं कवि जी? हाँ हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे भी जंगल के वासियों ने मनहूस कहकर निकाल दिया था। मगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे फल लाया था, मेरी पत्नी वो फल खाते ही मर गई। क्या इस बात पर जंगल के पक्षियों ने आपको बाहर निकाल दिया? नहीं कवि, मुझे कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मुझे जंगल के पक्षियों ने मेरे बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया। कौवा रोने लगता है। कव्वे जी, आप रोइए नहीं, मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी रक्षा करूँगी। ये सुनकर वो कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कव्वे जी, हो सकता है आपके बच्चों के लिए ही मुझे नया जीवन मिला हो। फिर कौवा गोरी कवि को साथ लेकर अपने बच्चों के पास आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? बच्चों, ये आज से तुम्हारी माँ है। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गोरी कवि कौवे के बच्चों की माँ बनकर रक्षा करती है। एक दिन गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाती है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। अरे वाह वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे, इनका मांस बहुत ही नरम होगा। रुक जाओ चील, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें पंख मत लगाना। अरे वाह कवि, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरा मुकाबला कर सके। तभी गोरी का पति भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं मुकाबला करता हूँ। गोरी कवि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाती है। तभी चील कौवे पर हमला करती है। कौवा पहले से ही बहुत बीमार था, वो एक बार में ही मर जाता है। कौवे को मारकर चील गोरी कवि के पीछे जाती है और उन्हें रोक लेती है। अरे कवि, क्या तू मुझे उस कौवे से डराएगी जो मेरे एक वार से ही मर गया है?
मैं सच में बहुत मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उसे खा गई। नहीं मम्मा, पापा को बहुत बड़ी बीमारी थी। आपके कारण तो वो तड़प तड़प कर नहीं मरे। मम्मा, आप मनहूस नहीं हो, आपके कारण तो हमने जीवन में खुशियाँ देखी हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं समझूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। हाँ माँ, देख लेना, हम जरूर जिंदा जाएंगे क्योंकि आप मनहूस नहीं हो। बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत भूख लगी है। चील कौवे के परिवार पर हमला करने ही वाली थी कि वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। मीनू मौसी आते ही चील की आंखों में चोंच मारती है, जिससे चील को कुछ भी नजर नहीं आता और वो दर्द से चीखती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी कवि और उसके बच्चे बच जाते हैं। अब गौरी कवि को मालूम हो गया था कि वो मनहूस नहीं है। गौरी के जंगल वाले पक्षी आकर गौरी कवि को वापस उसके जंगल ले जाते हैं, जहाँ वो अपने परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है।